Hello everyone. In this video we will discuss the topic multiplexer and demultiplexer. Both the multiplexer and demultiplexer are combinational circuits. First we will discuss the topic multiplexer. A multiplexer or data selector is a logic circuit that accepts several data inputs and allows only one of them at a time to get through the output. Hence, a basic multiplexer has several data input lines and a single output line. Besides this, it also has data select inputs or control signals, which allows the digital data on any of the inputs to be switched to the output line. Figure 1 shows the block diagram of a general multiplexer or MUX with n input signals, m data select inputs or control signals, and a single output signal. This is the block diagram of a multiplexer. From this block diagram we find that there are n number of input signals, m number of control signals and a single output signal, and the relationship between the input signals and the control signal is given by 2 to the power m will be equal to n. So, if there are 4 number of input signals, then the value of m will be 2, because 2 to the power m is equal to n. Therefore, 2 to the power 2 will give us 4. We have written this relationship: 2 to the power m is equal to n, where n is the number of input signals and m is the number of control signals. Now, the figure 2 shows the circuit of a 4-to-1 multiplexer. This is known as a 4-to-1 multiplexer because there are 4 inputs and a single output. अब इस फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं, that 4 AND गेट है, A1, A2, A3 एंड A4, और इस चारों AND गेट का जो आउटपुट है वो एक और गेट के इनपुट में जा रहा है, और फिर इससे जो आउटपुट मिलेगा वो मेरा फाइनल आउटपुट Z देगा. जो फर्स्ट गेट का जो इनपुट्स है, एक इनपुट है जो D0 से आएगा, दूसरा इनपुट A बार से आ रहा है और थर्ड वाला इनपुट आ रहा है B बार से. उसी तरह से जो सेकेंड वाला AND गेट है A2, उसका एक इनपुट आ रहा है A बार से, दूसरा आ रहा है B से और थर्ड आ रहा है D1 इनपुट. जो थर्ड वाला AND गेट है उसका इनपुट आ रहा है यहाँ A से, B बार से और D2 से, और जो फोर्थ वाला AND गेट है उसका जो एक इनपुट है वो A है, दूसरा इनपुट B है और तीसरा इनपुट D3 है. फिर इस चारों का जो आउटपुट मिलेगा उसको हम लोग एक और गेट में देंगे, और गेट से जो फाइनल आउटपुट है वो हमको मिलेगा जो Z देगा. इसको समझने के लिए हम लोग इस तरह से करेंगे कि हम लोग A और B का वेरियस वैल्यूज़ के लिए इसका वैल्यू निकालेंगे. सपोज़ पहला A का वैल्यू 0 है एंड B इज़ ऑल्सो 0. इफ़ A इज़ 0 एंड B इज़ 0, then we find that only this AND gate is connected to A bar and B bar. So, if A is 0, B is also 0, then this value will be 1, this value also will be 1. So, this AND gate will give the output 1 only when the value of D0 is 1. If D0 0 होता है, एक भी इनपुट 0 हो जाएगा AND गेट का, तो जो आउटपुट है वो 0 मिलेगा. तो A1 का वैल्यू डिपेंड करेगा D0 का वैल्यू पे कि 1 होगा यहाँ पर वैल्यू या 0 मिलेगा. अगर D0 का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ 1 होगा तो 1 मिलेगा, क्योंकि बाकी दो इनपुट जो है इसका 1 है. और इस पर्टिकुलर केस के लिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस गेट का जो आउटपुट होगा वो 0 हो जाएगा, इस गेट का भी आउटपुट 0 होगा, इस गेट का भी आउटपुट 0 होगा. क्यों 0 होगा? क्योंकि एक इनपुट जो है B
से ये कनेक्टेड है तो ये ज़ीरो है, यहाँ पे भी ये ज़ीरो है तो ये इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर तो ये दोनों ही ज़ीरो है तो इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। इसके वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि पहले ऑलरेडी ये ज़ीरो है, इसका वैल्यू कुछ भी देंगे ये ज़ीरो ही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और गेट में देंगे तो और गेट सबको ऐड करके यहाँ पर 1 दे देगा, यानी कि जो भी D0 का वैल्यू 1 होगा जब भी, तो Z का भी वैल्यू हमको 1 मिलेगा। अब हम लोग अगर सेकंड केस लेते हैं कि A का वैल्यू 0 ले रहे हैं और B का वैल्यू 1 ले रहे हैं, इसको 0 ले रहे हैं, इसको 1 ले रहे हैं अगर, तो फिर ये 0 हो गया तो ये गेट तो 0 देगा, और ये जो सेकेंड वाला AND गेट है ये ज़ीरो, ये हम लोग 0 रखे हैं, इसका वैल्यू 1 रखे हैं तो ये 0 है तो ये 1 देगा, यहाँ पर यहाँ 1 मिलेगा, और इसको 1 रखे हैं ये भी 1 हो गया। तो फिर इसका जो आउटपुट होगा वो 1 कब होगा, जब D1 का वैल्यू 1 होगा। इफ़ D1 इज़ 0 तो यहाँ पर 0 मिलेगा, अगर D1 का वैल्यू 1 है तब यहाँ 1 मिलेगा। बाकी ये दोनों गेट इस केस में, मतलब व्हेन A इज़ 0 और B इज़ इक्वल टू 1 में, ये दोनों गेट भी, इसका भी आउटपुट 0 होगा, इसका भी आउटपुट 0 होगा। सिर्फ इसका आउटपुट 1 होगा कब, जब D1 का वैल्यू 1 होगा। तो फिर ये सिर्फ ट्रांसफ़र होकर हमको यहाँ मिल जाएगा Z का वैल्यू। थर्ड केस ले रहे हैं जब A का वैल्यू 1 है और B का वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 1 लेंगे, इसका वैल्यू 0 लेंगे, तो देखेंगे सिर्फ ये गेट से हमको आउटपुट 1 मिलेगा, जब D2 का वैल्यू 1 होगा तब यहाँ पर सिर्फ हमको 1 मिलेगा। बाकी A1, A2 और A4 का वैल्यू 0 होगा इस कंडीशन में। तो फिर जब भी A का वैल्यू 1 होगा, B का वैल्यू 0 होगा, तो D2 का वैल्यू अगर 1 होगा तो ये गेट का वैल्यू हमको 1 मिलेगा, और फिर यही हमको यहाँ Z में मिलेगा आउटपुट। ये वाला ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ आउटपुट में। उसी तरह से लास्ट कंडीशन हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दोनों का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो उस केस में देखेंगे कि इस तीनों गेट का आउटपुट 0 मिलेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ D0, D1 एंड D2। मतलब D0 का वैल्यू, D1 का वैल्यू और D2 का वैल्यू 0, 1 कुछ भी रहे, ये तीनों गेट में 0 मिलेगा। सिर्फ ये वाले गेट से हमको आउटपुट 1 मिल सकता है अगर D3 का वैल्यू 1 हो। अगर D3 का वैल्यू 0 होता है तो फिर यहाँ 0 मिलेगा, और अगर D3 का वैल्यू 1 होगा तो 1 मिलेगा। तो जब A का वैल्यू 1 होगा, B का वैल्यू 1 होगा, तो ये वाला जो डाटा है ये ट्रांसमिट होकर के यहाँ हमको आउटपुट में मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब A का 0 होगा और B का वैल्यू 0 होगा तो D0 ट्रांसमिट होकर के आउटपुट में मिलेगा। जब इसका A का वैल्यू 0 होगा, B का वैल्यू 1 होगा, तो जो D1 है ये आउटपुट में हमको मिलेगा। जब A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 0 है, तो ये जो D2 है इसका जो भी वैल्यू होगा वही आउटपुट का वैल्यू होगा। और जब दोनों का वैल्यू 1 है तो जो D3 का वैल्यू होगा वही हमको आउटपुट में मिलेगा। इसी को हमने फिगर 3 में ट्रूथ टेबल के फॉर्म में यहाँ लिखा है। ट्रूथ टेबल के फॉर्म में ये ट्रूथ टेबल है 4:1 मल्टीप्लेक्सर का। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, पहला कंडीशन है जब A का वैल्यू 0 है, B का भी वैल्यू 0 है, और D0 का वैल्यू जब 0 होगा तो Z का वैल्यू भी 0 होगा, और जब D0 का वैल्यू 1 होगा तभी Z का वैल्यू 1 होगा। और फिर सेकंड केस में जब A का वैल्यू 0 और B का वैल्यू 1 ले रहे हैं, तब D1 का वैल्यू अगर 0 है तो Z का वैल्यू 0 मिलेगा, और D1 का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो Z का वैल्यू 1 मिलेगा। थर्ड केस में अगर A का वैल्यू 1 लेते हैं और B का वैल्यू 0 लेते हैं, तो फिर D2 का वैल्यू पर डिपेंड करेगा Z का वैल्यू। इफ़ D2 इज़ 0, Z का वैल्यू 0 मिलेगा, अगर D2 का वैल्यू 1 होगा तो Z का वैल्यू भी 1 मिलेगा। और लास्ट केस में अगर A का भी वैल्यू 1 रख रहे हैं, B का भी वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो फिर Z का वैल्यू D3 पर डिपेंड करेगा। इसलिए D3 का वैल्यू अगर 0 होगा तो 0 मिलेगा आउटपुट, और अगर D3 का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 मिलेगा आउटपुट। तो ये जो फिगर है, दिस इज़ द ट्रूथ टेबल फॉर 4:1 मल्टीप्लेक्सर। Now we will discuss the topic, what is a demultiplexer. A demultiplexer, also known as demux, is a logic circuit which takes a single input and distributes it over several outputs.
By applying control signals, the input signals can be steered to one of the output lines. In the figure 4, we have shown the block diagram of a demultiplexer having one input signal, M control signal and N output signals. This is the figure 4, which shows the block diagram of a demultiplexer. From this block diagram, we find that there is one input signal, there are M number of control signals and N number of output signals. Now we will draw a demultiplexer having a single input signal and 4 output signals as shown in this figure 5. Because the number of input signal यहाँ 1 है और जो number of output signals है 4 है, तो फिर कंट्रोल सिग्नल्स का जो नंबर होगा वो 2 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 to the power m इज इक्वल टू n होता है. तो n नंबर ऑफ आउटपुट सिग्नल्स 4 है, तो कंट्रोल सिग्नल्स 2 होगा इस केस में. इसलिए हम लोग यहाँ 2 कंट्रोल सिग्नल लिए हैं A और B, और ये आउटपुट मिल रहा है जो हर एक एंड गेट का 4 एंड गेट यहाँ यूज़ हुआ है, A1, A2, A3 एंड A4. एंड गेट A1 का आउटपुट Z0 है, A2 का आउटपुट Z1 है, A3 का आउटपुट Z2 है और A4 का आउटपुट है यहाँ Z3. और ये जो D है ये है जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं. तो यहाँ सिंगल इनपुट है जिसको हम लोग D से डिनोट कर रहे हैं. अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर A का वैल्यू 0 होता है और B का भी वैल्यू 0 ले रहे हैं और जो D है उसका वैल्यू अगर 0 लेंगे, A का वैल्यू 0 ले रहे हैं, B का वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये कनेक्टेड है A बार से और इसका एक दूसरा इनपुट है B बार से कनेक्टेड और जो थर्ड वाला इनपुट है वो है D से कनेक्टेड. तो यहाँ पर 1 जब A का वैल्यू 0 है, B का वैल्यू 0 है, तो यहाँ 1 मिल रहा है हमको, यहाँ भी 1 मिल रहा है, यानी ये दोनों जो इनपुट है एंड गेट का वो 1 है. तो फिर D के वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आउटपुट हमको 1 मिलेगा या 0 मिलेगा. अगर D का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पर हमको Z0 का वैल्यू 0 मिलेगा, और अगर D का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ Z0 का वैल्यू 1 मिलेगा. और बाकी चारों जो एंड गेट है A2, A3 एंड A4, इसका वैल्यू हमको 0 मिलेगा इस कंडीशन में. मतलब जब A का वैल्यू 0 होगा, B का वैल्यू 0 होगा, तो ये तीनों का जो आउटपुट होगा वो 0 मिलेगा. लेकिन इस गेट का आउटपुट डिपेंड करेगा D के वैल्यू पर. अगर D का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ Z0 का वैल्यू 0 मिलेगा और D का वैल्यू 1 मिलेगा है, तो इसका वैल्यू 1 मिलेगा. सेकेंड केस में हम लोग A का वैल्यू 0 लिए हैं और B का वैल्यू 1 लिए हैं. तो अगर A का वैल्यू 0 रखेंगे और B का वैल्यू 1 लेंगे, तो ये जो एंड गेट है इसका ये दोनों इनपुट 1 होगा और ये वाला जो इनपुट है वो डिपेंड करेगा D के वैल्यू पर. अगर D का वैल्यू 0 होगा तो Z1 का वैल्यू 0 मिलेगा, D का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू 1 मिलेगा. बाकी तीनों एंड गेट का आउटपुट 0 होगा. उसी तरह से थर्ड केस में अगर A का वैल्यू 1 रखते हैं, B का वैल्यू 0 रखते हैं, तो सिर्फ ये वाला जो एंड गेट है इसका ये दोनों इनपुट 1 होगा और ये जो इनपुट है इसका वैल्यू डिपेंड करेगा इस D पर. अगर D का वैल्यू 0 होगा तो Z2 का वैल्यू 0 मिलेगा, D का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू 1 मिलेगा. बाकी तीनों गेट का आउटपुट 0 मिलेगा. उसी तरह से लास्ट कंडीशन जब A का वैल्यू 1 है और B का भी वैल्यू 1 है, सिर्फ ये वाला जो एंड गेट है इसका ये दोनों इनपुट 1 है और ये वाला जो इनपुट है दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ D. If the value of D is 0, we will get a 0. If the value of D is 1, we will get 1. And the rest AND gates will give the output 0. So this is the circuit of a 4 to 1 demultiplexer. The truth table for this demultiplexer has been shown in the figure 6. From this figure we find that first case when A is 0, B is 0,
when A is 0, B is 0. If the value of D is 0, then Z0 will be 1. If the value of D is 1, Z0 is 1, and the rest, all the outputs will be 0 in this case. Similarly, let us consider the second case, that is when A is 0 and B is 1. In this case, we find that if D is 0, then the value of Z1 will be 0. If D is 1, the value of Z1 will be 1, and the rest, all the outputs will be 0. Now, let us consider third case, that is when A is 1 and B is 0. In this case, if the value of D is 0, then the value of Z2 will be 0. If the value of D is 1, then the value of Z2 will be 1, and rest all the outputs will be 0. Similarly, let us consider the last case, that is when A is 1 and B is 1. In this case, we find that if the value of D is 0, then the value of Z3 will be 0. If the value of D is 1, then the value of Z3 will be 1, and all the other outputs will be 0. So, this is the truth table of 1:4 demultiplexer. Thus, we know what a multiplexer and demultiplexer is. We have shown the block diagram of a multiplexer, the circuit of a 4:1 multiplexer, then the truth table of a multiplexer. Similarly, this is the block diagram of a demultiplexer. This is the circuit diagram of 1:4 demultiplexer, and this is the truth table of 1:4 demultiplexer. Hope this topic is clear to all of you.